हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आई एम दीपक कुमार, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन एनबीजीएसएम कॉलेज सोहना। स्टूडेंट्स, हमने हमारा एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि एकाधिकारी बाजार हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसकी अभी तक हम 3 क्लासेस की स्टडी कर चुके हैं। ये हमारी आज की 4th क्लास होगी। आज की क्लास के अंदर हम 3 टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा आज का होगा वो है ग्रुप इक्विलिब्रियम, यानी कि जो आपके पास ग्रुप ऑफ फर्म होता है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा, मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर। सेकंड टॉपिक जो है हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी का होगा, यानी कि आधिक्य क्षमता का। और जो थर्ड टॉपिक आज का हमारा होगा वो होगा नॉन प्राइस कंपटीशन, यानी कि जिसके अंदर गैर कीमत प्रतियोगिता क्या होती है उसके हम यहाँ पर आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो है कि ग्रुप इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। देखिए, सबसे पहले जो हमें समझना पड़ेगा कि ग्रुप क्या होता है। यहां पर अभी तक हमने 3 मार्केट है उनकी स्टडी करी है। एक आपके पास परफेक्ट कंपटीशन होता है और एक हमारे पास थी मोनोपोली मार्केट। तो इन 2 मार्केट की हम कंप्लीटली जो है स्टडी कर चुके हैं। तो आज जो हमारे पास हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता क्या था कि जितनी भी जो फर्में थी वो एक होमोजीनियस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती थी, मतलब वो करती थी एक समरूप वस्तु का उत्पादन। तो वहां पर जितनी भी फर्में हैं वो सारी की सारी क्या है, एज ए इंडस्ट्री काम करती थी। तो उसको हम बोलते थे इंडस्ट्री। सेम बात अगर हम फॉलो करें तो मोनोपोली मार्केट में भी होती थी कि मोनोपोली मार्केट के अंदर जो फर्म है वो सिंगल होती थी, तो अपने आप में ही फर्म भी थी और अपने आप में ही वो इंडस्ट्री की तरह काम भी करती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की, तो इसके अंदर जो सिचुएशन है वो थोड़ी अलग होती है कि यहाँ पर आपके पास जब लार्ज नंबर ऑफ फर्म की हम बात करते हैं कि जैसे हमारे पास ये क्या है, 3 फर्में हैं कि ए बी सी, ये तीनों फर्में मार्केट के अंदर प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन जब ये प्रोडक्शन जिस गुड़ का करती हैं उसमें पाया जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि वस्तु विभेद उसके अंदर पाया जाता है कि किसी ना किसी प्रकार से ये जो प्रोडक्शन करेगी गुड्स का, कि एक्स गुड का प्रोडक्शन किया, फिर वाई गुड का, और सी जो है उसने जेड गुड का प्रोडक्शन किया। तो तीनों ही जो गुड्स हैं वो एक दूसरे के क्लोजली सब्स्टिट्यूट होते हैं। और जो क्लोजली सब्स्टिट्यूट है तो इसका मतलब यह है कि तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। जैसे कि हो सकता है कि इसके कलर में डिफरेंस हो सकता है कि इनकी क्वालिटी जो है उनमें डिफरेंस हो सकता है कि जो ब्रांड है उसमें डिफरेंस हो, तो कुछ ना कुछ आपका डिफरेंस पाया जाता है। तो चैम्बरलिन एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं हमारे पास, उन्होंने जो इस टाइप की फर्में हैं जिसके अंदर डिफरेंट जो प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्शन किया जाता है और वो एक ही कैटेगरी के होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के क्लोजली सब्स्टिट्यूट होते हैं, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो जो फर्में इस तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं उसको चैम्बरलिन ने बोला है ग्रुप। इंडस्ट्री ना बोल के उसको बोला गया है ग्रुप। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप इक्विलिब्रियम क्या होगा, यानी कि इन तीनों जो फर्में हैं इनका इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, इस ग्रुप का इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, उसकी हम यहाँ पे आज स्टडी कर रहे हैं। इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन जिस कंडीशन में पूरी होगी उसके लिए आपको कुछ अजम्पशंस जो है उनको बेस लेकर चलना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे हम इसकी 2 अजम्पशन लेते हैं। फर्स्ट अजम्पशन है हमारे पास कि डिमांड और जो कॉस्ट है वो ग्रुप में जितनी भी फर्में हैं उन सभी के लिए इक्वल होती है। कि अगर मान लीजिए आपके पास ए बी और सी फर्में हैं, 3 फर्में हमारे पास यहाँ पर हैं, तो इन सभी की जो डिमांड होगी वो भी जो है इक्वल होती है, यानी कि तीनों के लिए हम जो डिमांड कर बनाएंगे वो एक ही बनाएंगे। साथ में जितनी भी ये प्रोडक्शन करती हैं कि मान लीजिए आपने ए जो है उसने जेड गुड का प्रोडक्शन करा, बी है उसने वाई का, और जो सी फर्म है उसने एक्स गुड का प्रोडक्शन किया। तो ये जो तीनों गुड्स का जो प्रोडक्शन करती हैं इनकी जो एवरेज कॉस्ट है या कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो इन तीनों के लिए सेम होती है, उनकी कॉस्ट के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है कि क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, यानी कि जो फर्में काम कर रही हैं मार्केट के अंदर वो बहुत ज्यादा है, कि हो सकता है कि वो 20 फर्में हो सकता है वो 50 फर्म्स काम कर रही हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर किसी भी एक इंडिविजुअल फर्म के पास, यानी कि किसी भी एक फर्म के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो पूरे मार्केट के प्राइस को या आउटपुट को वो प्रभावित कर सके, उसको इन्फ्लुएंस कर सके, इतनी किसी भी एक सिंगल फर्म के पास पावर नहीं होती है। अब जो हम देखेंगे इसके अंदर कि अगर आपके जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है उसके अंदर ग्रुप का जो इक्विलिब्रियम होता है उसकी क्या कंडीशन हो गई, तो उसको हम अब डायग्राम से जो है यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन के अंदर जो फर्में हैं
वो कुछ फर्में ऐसी होती हैं जो कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। तो इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को जब ये अर्न करेंगी तो कुछ जो मार्केट के अंदर नई फर्में हैं वो एंट्री करती हैं, और जो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को कम करके और जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसकी कंडीशन में ले आते हैं। कि इसका रीजन क्या है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, और एक जो फर्म है वो कहां पर इक्विलिब्रियम उसका होगा। तो इसको एक डायग्राम से हम समझ के देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक डायग्राम है जिसमें ये हमारे पास ओ एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने लिया है आउटपुट को, और जो ओ वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमने लिया है रिवेन्यू और कॉस्ट। ये हमारे पास क्या है, डीडी एक डिमांड कर्व है, और ये जो डीडी हमारे पास डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है मार्केट की जितनी भी फर्में हैं, यानी कि कंप्लीट जो आपके पास ग्रुप है उस प्रोडक्ट जो ग्रुप है उस प्रोडक्ट ग्रुप का ये कंप्लीट क्या है आपके पास डिमांड कर्व है। चाहे इसके अंदर आप कह लें कि 20 फर्म्स काम कर रही हैं या 100 फर्म्स काम कर रही हैं, सभी का ये एक मार्केट का डिमांड कर्व आपके पास होता है। उसके बाद हमें एक जो है कॉस्ट कर्व जो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और ये जो कॉस्ट कर्व है ये भी आपके पास सेम डिमांड कर्व की तरह, यानी कि जैसे आपके पास मांग वक्र है उसी की तरह कंप्लीट मार्केट का ये एक जो है कॉस्ट कर्व होता है। तो यहाँ पर जो है कॉस्ट हमारे पास आ गई। उसके बाद हमें अगर मान लीजिए यहाँ पर देखना है कि जो फर्म है वो आउटपुट किस लेवल पे करती है, तो जिस कंडीशन के अंदर आपकी जो डिमांड कर्व और जो कॉस्ट कर्व है इसका जो गैप है वो गैप जहां पर मैक्सिमम होता है वहां पर फर्म जो है अपना आउटपुट करेगी और प्राइस का डिटरमिनेशन करती है। तो इस कर्व के अंदर अगर हम सिचुएशन देखें तो ये आती है आपकी इस बी पॉइंट के ऊपर, कि बी पॉइंट के ऊपर जो फर्म है वो ओ क्यू क्वांटिटी का तो प्रोडक्शन करती है, यानी कि यहाँ पर ओ क्यू जो है वो आपके पास आउटपुट होता है, और इस आउटपुट को बेचने के लिए जो प्राइस है वो प्राइस कितने डिसाइड होते हैं, वो होते हैं ओ से लेके ए तक, यानी कि प्राइस का जो लेवल आएगा वो कितना है, ओ ए प्राइस का लेवल आ गया। अब उसके बाद क्या है कि मार्केट के अंदर इस कंडीशन के अंदर जो फर्में हैं वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो इस ओ क्यू क्वांटिटी को प्रोडक्शन करने के लिए, इसका उत्पादन करने के लिए कॉस्ट कितनी बियर कर रही है फर्म, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, यानी कि ओसी क्या है, इसकी कॉस्ट है। प्राइस कितने हैं, ओ ए, कॉस्ट कितनी है, ओ से सी तक। तो यहां पर हमें पता लगता है कि प्राइस आपके पास ग्रेटर देन है किससे, कॉस्ट से, यानी कि प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट आपके पास कम है। मतलब जो फर्म है वो आपकी अर्न कर रही है इस कंडीशन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब होता क्या है कि जब लॉन्ग रन के अंदर कोई भी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसको देख के नई जो फर्में हैं वो मार्केट में एंट्री करना चाहती हैं, और मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ये भी पढ़ी थी, एक विशेषता पढ़ी थी कि इसके अंदर कभी भी कोई भी फर्म जो मार्केट के अंदर एंट्री कर सकती है और कभी भी मार्केट को छोड़ सकती है। तो मार्केट के अंदर एक जो नई फर्म आएगी और उसके कारण जो है यहाँ पर ये जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है चेंज हो जाएगी नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर, यानी कि सामान्य लाभ के अंदर चेंज हो जाती है। तो ये कैसे होती है इसको हम जो है एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास क्या है, तो ये तो हमारे पास क्या था, प्रॉफिट का पार्ट है। अब ये प्रॉफिट का पार्ट जो है ये तो हमने बता दिया कि आपके पास क्या था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के इक्वल होता है। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है कि मान लीजिए कि जो पूरी आपके पास मार्केट है उसके अंदर जो फर्म्स काम कर रही हैं वो है 4, और टोटल जो मार्केट के अंदर डिमांड है गुड्स की वो कितनी है, 20 यूनिट्स हैं। तो एक जो फर्म है वो कितने यूनिट का प्रोडक्शन करेगी, 4 फर्में मिलकर कर रही हैं 20 का, तो एक फर्म जो है यहाँ पर प्रोडक्शन करेगी कितनी का, 5 यूनिट गुड्स का। ठीक है, और ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है वो अर्न कर रही है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखते हुए मार्केट के अंदर नई एक फर्म जो है वो एंट्री करती है, यानी कि 4 तो आपके पास पहले थी, एक और प्लस जो है इसके अंदर फर्म हो जाएगी, और अब जो फर्म है वो कितनी हो गई, 5। अब ये 5 फर्म्स जो है वो मिलकर इस 20 यूनिट जो है गुड्स का प्रोडक्शन करेंगी। तो अब एक जो फर्म वो कितना प्रोडक्शन करेगी, 4 यूनिट का, यानी कि एक जो फर्म है वो 4 यूनिट का करेगी। फर्म मार्केट के अंदर कितनी है, 5। तो ये तो आपके पास कितनी क्या है, आउटपुट, और ये जो है आपके पास नंबर ऑफ फर्म्स। तो टोटल आपके पास प्रोडक्शन कितने का आ जाएगा, वही 20 यूनिट,
यानी कि कुल मिला के जो आपकी डिमांड है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन अब इस डिमांड को प्रोडक्शन करने के लिए मार्केट में एक नई फर्म आ गई, तो ओवरऑल जो मार्केट में जो फर्में थी उनका जो शेयर है डिमांड के अंदर वो हो गया कम। अब जब ये पहले से कम अगर प्रोडक्शन करेंगी तो इसका इफेक्ट पड़ता है इसके प्रॉफिट के ऊपर, और इसका इनका जो एक इंडिविजुअल जो फर्म है उसका प्रॉफिट भी हो जाएगा कम। तो जो फर्म पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी वो अब कहां पर आ जाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि असामान्य लाभ से वो आ जाती है सामान्य लाभ की तरफ। तो इसको हम कैसे देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके पास डीडी डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व जो है एक इंडिविजुअल फर्म के लिए पहले से कम आ जाएगा, यानी कि एक फर्म के लिए जो डिमांड है वो पहले से कम आ जाती है, और ये टेंजेंट करती है कहां पर, इस ई पॉइंट के ऊपर। कि ई पॉइंट की अगर हम बात करें तो ई पॉइंट हमें शो करता है कि यहां पर आपके पास D1 जो डिमांड कर्व है ये आपका टच करता है किसको, सीसी कॉस्ट कर्व को, कि यहां पर आपके पास जो कॉस्ट कर्व है उसको टच करेगा। तो एक जो फर्म है उसकी डिमांड कम हो गई, और ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पर आपके पास प्राइस, और ये प्राइस किसके इक्वल है, जो आपके पास D1 डिमांड कर्व है वो इक्वल होता है कॉस्ट के, यानी कि सीसी के। तो यहाँ पर आपके पास कॉस्ट और जो प्राइस है वो एक दूसरे के इक्वल है, और जो फर्म है वो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो ये सिचुएशन हमारे पास इस कंडीशन के अंदर आती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेस कैपेसिटी की। तो एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है, यानी कि आधिक्य क्षमता आपके पास क्या होती है, उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको एक एग्जांपल से थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, तो हमारे पास क्या है कि क्षमता के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर अगर हम बात करें क्षमता की, तो एक जो फर्म है यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक आपके पास ए फर्म है। जो ए फर्म है इसकी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है कि ये 50 यूनिट जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन कर सकती है, ये इसकी क्षमता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जितनी इसके पास क्षमता होती है उससे कम ये क्या है, प्रोडक्शन करती है। यानी कि इसका कितना प्रोडक्शन करती है, मान लेते हैं आपके पास 30 यूनिट का प्रोडक्शन करती है। तो इसके पास जो कैपेसिटी थी वो 50 की थी, प्रोडक्शन कितने का करती है, 30 यूनिट का। तो ये जो बीच का ये जो गैप है, इस गैप को हम 20 यूनिट का जो गैप है इसको हम बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी। यानी कि जिस कंडीशन के ऊपर ये आउटपुट कर सकती थी और जिसके ऊपर ये करती है उन दोनों के बीच का गैप। इसी को अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में तो बोला जाता है कि एक जो फर्म है वो प्रोडक्शन कहां पर करती है, आपके एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर। कि ये अगर हम यहां पर इसको बात करें कि आपके पास क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो एक जो फर्म है उसको प्रोडक्शन करने की सबसे ऑप्टिमम कंडीशन क्या होती है कि वो प्रोडक्शन करे इसके सबसे, जहां पर जो फर्म है इसके न्यूनतम पॉइंट के ऊपर। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्चुअल आउटपुट की, तो एक्चुअल आउटपुट कहीं जो फर्म का वो इस पॉइंट के ऊपर होता है कि ये आपके पास जो है वास्तविक जो उत्पादन है वो हो रहा है इस ए पॉइंट के ऊपर, करना कहां पर चाहिए, बी पॉइंट के ऊपर। तो ये इसके बीच का जो गैप है इसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास एक्सेस कैपेसिटी होती है। ऐसा क्यों है कि ये जो एक्सेस कैपेसिटी और जो फर्म है उसको यहां पर बी पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन करना चाहिए? तो इसका कारण जो है मेन वो है कि देखिए, जब भी कोई भी फर्म जो है अगर उसकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, यानी कि उसकी औसत लागत अगर कम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसको जो सबसे ऑप्टिमम कंडीशन है, यानी कि सबसे अनुकूलतम, यानी कि सबसे अनुकूल उसके पास जो कंडीशन है कि कहां पर उसको प्रोडक्शन करना चाहिए, तो लॉजिक तो कहते हैं कि जहां पर उसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम हो, यानी कि जहां पर उसकी कॉस्ट क्या हो, लोवेस्ट हो, सबसे न्यूनतम हो, वहां पर फर्म को उत्पादन करना चाहिए। लेकिन मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर ये कंडीशन जो है वो पहले ही फुलफिल हो जाती है, और जो फर्म का इक्विलिब्रियम है वो आपका इस ए पॉइंट के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर जो है फर्म जो है वो आउटपुट करने लग जाती है। तो आपके पास जो ऑप्टिमम, यानी कि जो आपके पास ये वास्तविक स्थिति है, वास्तविक और आपके पास जो अनुकूलतम है, उस अनुकूलतम के बीच का जो गैप है, उस गैप को हम बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी, यानी कि आधिक्य क्षमता। तो ये कंडीशन है हमारी इसके अंदर। तो इसको अब हम जो है एक डायग्राम से समझेंगे, ताकि एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसका डायग्राम देखेंगे। कि ये हमारे पास क्या है, कोई एक मशीनरी हमने लगाई, और इस मशीन की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है क्या, कि ये 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती है। कैपेसिटी कितनी है, 10 यूनिट पेन का ये प्रोडक्शन कर सकती है।
तो इसी को मैं साथ के साथ जो है एक डायग्राम से जो है आपको प्रूव करने की कोशिश करता हूं कि ये कंडीशन क्या है, कि यहां पर आपने लिया है आउटपुट और ये यहां पर आपने लिया है एवरेज कॉस्ट, और ये आपके पास क्या है, एक एवरेज कॉस्ट कर्व है इस तरीके से, ठीक है। अब जो 10 पेन की जो कंडीशन है वो आती है आपकी इस पॉइंट के ऊपर, कि ये सबसे जो है आपके पास ऑप्टिमम कंडीशन होती है कि इस ए पॉइंट के ऊपर जो फर्म है वो 10 पेन का प्रोडक्शन कर सकती है, यानी कि सबसे जो कम कॉस्ट है वो आपकी यहाँ पर। अब इसके बाद कंडीशन जो है वो आती है एक्चुअल आउटपुट की, यानी कि वास्तविक उत्पादन की। तो यहाँ पर जो फर्म है वो 5 यूनिट जो है वो एक्चुअल में प्रोडक्शन करती है, यानी कि जो उसका वास्तविक उत्पादन है वो कितना है, 5 यूनिट का। ये तो आपके पास 10 यूनिट थी, लेकिन यहाँ पर कहीं पर वो प्रोडक्शन करती है इस 5 यूनिट के ऊपर, ये आपके पास कोई पॉइंट बी है, तो ये इसका क्या है, एक्चुअल आउटपुट है, यानी कि वास्तविक उत्पादन इसका है। तो इनके बीच का जो ये गैप है, ये जो 5 यूनिट का आपके पास जो गैप आता है इनके बीच का, इसको हम बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी। तो इस एक्सेस कैपेसिटी को हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक सिंपल जो फॉर्मूला है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं कि अधिक जो क्षमता है उसको निकालने का, कि आपके पास ऑप्टिमम आउटपुट यानी कि उत्पादन की वो स्थिति जो कि आपके पास सबसे अनुकूल थी, मतलब ये आपके पास जो 10 यूनिट है ये, और जो एक्चुअल आउटपुट है यानी कि जो आप वास्तव में उत्पादन कर रहे हैं वो, यानी कि 10 माइनस में 5, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना है, 5। तो 5 क्या है आपके पास, एक्सेस कैपेसिटी है। अब इसी चीज को हम एक जो डायग्राम है उससे समझते हैं, कि यहां पर हमारे पास क्या है, दो एक्सिस है, एक आपके पास ओ एक्सिस है जिसके ऊपर हमने आउटपुट को लिया है, और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने रेवेन्यू और कॉस्ट को लिया है, ठीक है। अब यहां पर जो हमारे पास दो कर्व है, एक एआर कर्व है और एक एमआर कर्व है, और इसके जो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशन की लॉन्ग रन के अंदर, तो फर्म का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो आपके पास आता है इस ए पॉइंट के ऊपर, कि ये ए पॉइंट जो है फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल शो करता है, कि यहाँ पर जो फर्म है उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, कि आपके पास फर्स्ट कंडीशन होती है कि आपके पास एलएमसी और जो एमआर है वो एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो, और दूसरी कंडीशन है कि जो आपके पास एलएमसी है वो कट करे एमआर को बिलो से, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। तो इस स्थिति के अंदर जो फर्म है उसका आउटपुट का लेवल यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो उत्पादन का स्तर होगा ई पॉइंट के ऊपर वो कितना है, ओ से लेके क्यू क्वांटिटी तक ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है। इस आउटपुट को सेल किया जाता है किसके ऊपर, जो ए बी प्राइस है इसके ऊपर इसको सेल किया जाएगा। तो ये है इसका प्राइस का लेवल, प्राइस लेवल आ गया हमारे पास। अब इस प्राइस लेवल के ऊपर अगर हम प्रॉफिट या लॉस की कंडीशन देखें तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक एवरेज कॉस्ट कर्व की। अब इस एवरेज कॉस्ट कर्व के अंदर जो है यहाँ पर हम बी पॉइंट को अगर हम स्टडी करें तो बी पॉइंट हमें बताता है कि जो फर्म है उसके अंदर एवरेज रिवेन्यू इक्वल है किसके, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के, यानी कि आप जितना आपने प्राइस रखा है उसी के इक्वल आपके पास लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो यहाँ पर जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, यानी कि सामान्य लाभ वो कमाती है। लेकिन एक चीज जो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर वो आप करते हैं इस बी पॉइंट के बाद की, कि देखिए बी पॉइंट तक आपकी जो अगर हम बात करें तो एवरेज जो कॉस्ट है वो कंटिन्यूअसली कम हो रही है, कि ये वो स्थिति है। देखिए जैसे आपने अभी हम पीछे भी हमने देखा था कि जो आपके पास बी पॉइंट है इस डायग्राम के अंदर, वो बी पॉइंट है कहीं यहाँ पर, और ये जो बी पॉइंट है क्या बताता है, ये बता रहा है कि अभी तक आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो रही है, और उसका जो मिनिमम पॉइंट है वो कहीं यहाँ पर है। फर्म का इक्विलिब्रियम कहां पर आ गया, इस बी पॉइंट के ऊपर। एक्चुअल में होना कहां पर चाहिए था, ए पॉइंट के अंदर। तो एक्चुअल में यानी कि जो आपके पास ऑप्टिमम आउटपुट है उसका जो डिफरेंस है, यानी कि अगर हम बात करें इस पॉइंट की, एफ पॉइंट की, तो एफ पॉइंट जो है हमें दिखाता है किसको, कि आपके पास जो आउटपुट है, जो ऑप्टिमम आउटपुट है वो कितना है, जो ओ क्यू क्वांटिटी ओ क्यू वन जो है वो आपके पास ऑप्टिमम है। तो ये तो हमारे पास आ गया अनुकूलतम। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके पास एक्चुअल आउटपुट कितना कर रहे हैं हम, तो वो आपके पास कितना है, ओक्यू क्वांटिटी जो है वो एक्चुअल आउटपुट यहां पर होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो गैप है इनके बीच का, ये जो आपके पास गैप आता है, इस गैप को हम बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी, यानी कि ये आपके पास जो गैप है ये क्या है, फर्म की अतिरिक्त क्षमता है, यानी कि जितना वो प्रोडक्शन कर सकती थी
उससे कम वो प्रोडक्शन करती है। अगर वो पूरी अपनी क्षमता का उपयोग करती तो वो OQ1 क्वांटिटी का उत्पादन कर सकती थी। तो ये हमारे पास Q1 के बीच का जो गैप है इसको हम बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी, यानी कि अधिकतम क्षमता जो है ये फर्म की होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो कोई भी फर्म है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करेगी, यानी कि वो अधिकतम लाभ किस तरीके से कमाए, तो इसके यहाँ पर जो है दो तरीके जो है फर्म के होते हैं कि एक तो वो प्राइस कंपटीशन करें, दूसरा नॉन प्राइस कंपटीशन, यानी कि एक तो कीमत प्रतियोगिता और दूसरा होता है गैर कीमत प्रतियोगिता। तो जब हम बात करते हैं प्राइस कंपटीशन की, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि फर्म क्या करे, अपने प्राइसेस को कट करे, यानी कि अपने प्राइसेस में कमी करे और उससे जो है अपने प्रॉफिट को जो है वो इंक्रीज कर सकती है। कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास क्या है, कोई ए फर्म है, ये जो ए फर्म है ये चाहती है कि इसकी डिमांड बढ़ जाए, ताकि इसकी डिमांड बढ़ने से इसके जो प्रॉफिट हो वो भी इंक्रीज हो जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये क्या कर सकती है, ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए प्राइसेस को कम करेगी, और प्राइसेस के कम होने से जो इसकी डिमांड है वो बढ़नी चाहिए। ये कंडीशन जो है नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था, बट जो कंडीशन है मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर वो ऐसी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जैसे ही आपने प्राइसेस को कम किया तो इससे हो सकता है कि आप जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे वो इतना ना कर पाए। क्यों? क्योंकि जो मार्केट के अंदर बाकी जो कॉम्पिटिटर हैं आपके, जो क्लोजली सब्स्टिट्यूट गुड का प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि देखिए मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर हमें पाया जाता है क्या कि आउटपुट जो है या प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन हमारे पास यहाँ पे पाया जाता है, वस्तु विभेद पाया जाता है। तो जब ए फर्म अपने प्राइसेस को कम करेगी तो साथ में इसकी प्राइस पॉलिसी कोई और फर्म भी होगी बी, वो भी देखती है और वो भी क्या करेगी, अपने प्राइसेस को कम कर देगी। तो प्राइसेस के जैसे ही ए ने कम किए वैसे ही बी फर्म भी कम करती है। तो ए फर्म जो प्राइसेस को कम करने के बाद जो प्रॉफिट अर्न करना चाहती थी वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर जो प्राइस में कट है, यानी कि प्राइस कम करने की जो नीति की अगर हम बात करें तो वो इस कंडीशन के अंदर फेल हो जाएगी। दूसरा फर्म के पास क्या सॉल्यूशन है? दूसरा सॉल्यूशन है नॉन प्राइस कंपटीशन। अब ये नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है कि फर्म के पास एक तरीका था तो प्राइस को कम करने का, लेकिन यहां पर जो फर्म है दूसरा तरीका यूज करती है जिसको हम बोलते हैं गैर कीमत प्रतियोगिता। तो गैर कीमत प्रतियोगिता क्या होती है, इसको अगर हम देखें तो इसकी यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, गैर कीमत प्रतियोगिता। अब ये क्या होती है? तो देखिए अगर हम बात करें रियल लाइफ की, यानी कि रियल लाइफ अगर सिनेरियो को हम एनालाइज करके देखें तो आपको डिफरेंट टाइप के एग्जांपल इसके अंदर मिल जाते हैं। कि अगर आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखें तो आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी कि अगर आप किसी ए गुड को परचेज करते हैं, यानी कि अगर आपने ए गुड को परचेज किया तो इसके साथ में आपको कुछ चीजें फ्री दी जाती हैं। अब ये फ्री चीजें क्यों दी जाती हैं? ये है नॉन प्राइस कंपटीशन है उसका पार्ट, यानी कि गैर कीमत प्रतियोगिता का ये पार्ट होती है। कि फर्म क्या करना चाहती है कि गुड्स के किसी एक गुड्स के साथ अगर वो कुछ फ्री सामान देगी तो उस फ्री सामान के लिए जो बायर्स हैं, जो क्रेता हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ऐसी कंडीशन के अंदर जो उसके प्राइस है वो कट किए बगैर उसकी जो डिमांड है उसको बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो आपके पास बायर हो उसको अट्रैक्ट करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। तो इसके अंदर हम एग्जांपल देखते हैं तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। कि यहाँ पर हमारे पास क्या, जैसे एग्जांपल है कि चिप्स के पैकेट है। अब चिप्स के पैकेट के अंदर अगर आप कैंटीन में जाते हैं तो वहां पर एक जो है कि चिप्स के पैकेट के अंदर आपको कूपन दे दिया कि पेटीएम का फ्री कैशबैक है, कि अगर आपने 20 रुपीज का जो चिप्स का पैकेट लिया तो 10 रुपीज का इसके अंदर आपने फ्री कूपन डाल दिया किस चीज का, पेटीएम का, तो 10 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। यहाँ पर फर्म में प्राइस में कट नहीं किया कि जो 20 रुपीज जो इसका प्राइस है उसके अंदर कोई कमी नहीं करी, बल्कि इसकी जगह फर्म ने आपको फ्री कैशबैक दे दिया। तो इससे क्या है, ज्यादा जो डिमांड है वो उम्मीद होती है कि फर्म को उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरीके से एक एग्जांपल बाइक का भी होता है कि बाइक की जो फर्म है अगर वो बाइक की जो सेल्स है उसको बढ़ाना चाहती है तो एक कंडीशन ये है कि वो वहां पर जो बायर्स है उनको फ्री इंश्योरेंस जैसी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करा दे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो बायर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उस पर्टिकुलर फर्म्स की तरफ कि उनकी बाइक ज्यादा परचेज करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसको 6 से 7 हजार रुपए जो है जो बाइक का इंश्योरेंस होता है उसका बेनिफिट यहाँ पर हो जाता है।
तो इसलिए उसकी जो सेल है वो बढ़ने की संभावना यहाँ पर रहती है। तो ये थी आज की आपकी वीडियो लेक्चर की जो क्लास थी, और इस क्लास से रिलेटेड जो भी आपके पास वैल्यूएबल सजेशंस हो जिनसे हम आपकी जो क्लास है उनकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें, तो प्लीज आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस जो हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।